लास्ट क्लास में हम लोगों ने इक्वेशन निकाल ली थी प्रोग्रेसिव वेव की। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के फॉर्म भी देख लिए थे एक दो। मतलब ये केवल y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स के अलावा भी ओमेगा हमने कॉमन लिया था, t माइनस एक्स बाई वी, एक बार 2 पाई कॉमन लिया था, राइट है, स्मॉल टी कैपिटल टी। तो ये डिफरेंट फॉर्मेट है इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव के। इसके अलावा हमने वेलोसिटी भी निकाल ली प्रोग्रेसिव वेव की, एक्सेलरेशन भी निकाल लिया प्रोग्रेसिव वेव का, राइट है। बहुत अच्छे। अब एक छोटा सा टॉपिक समझो, लिख भी लो, वेव फ्रंट। ये भविष्य में भी काम में आएगा तुम्हारे। वेव फ्रंट, वेव वेव फ्रंट मतलब वेव का प्रिंट है ये। अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वेव की शेप है ये। नहीं आई बात समझ में? जैसे जब आप पानी में पत्थर फेंकते हो तो सर्कुलर वेव फ्रंट्स निकलते हैं, सर्कल्स आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये जो सर्कल है ये वेव फ्रंट है, राइट है। अगर मैंने बीच में एक बल्ब जला दी और फिर उसकी वेव्स ऐसे निकल रही है, स्पेरिकली निकलेंगी, राइट है, तो ये स्फीयर जो है ये वेव फ्रंट है। बोलो। आपने देखा था वो जब हमने स्लिंकी रखा था, एक तरफ डिस्टरबेंस क्रिएट करी थी, वही डिस्टरबेंस आगे जा रही थी ट्रैवल होके, तो वो प्लेनर वेव फ्रंट बन रहे थे। तो वेव फ्रंट समझ में आया? बहुत अच्छे। लिख लो वेव फ्रंट क्या है। वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज द कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स। वेव फ्रंट is defined as the continuous locus of all such particles which are oscillating in same phase. Locus, LOCUS, of all such particles which are oscillating in same phase. अभी समझ में आएगा धीरे धीरे। देखो फेज तो पता है आप लोगों को, क्या लोकस समझ नहीं आ रहा? लोकस मतलब रास्ता कह लो, पाथ कह लो। जैसे रॉकेट उड़ता हुआ देखा है आपने? जब वो चला जाता है तो अपने पीछे बहुत देर तक वो धुआं सा छोड़ के जाता है ना? वो काफी आगे चला गया पर पीछे उसकी पूंछ दिखती रहती है हमें, राइट है। तो वो उसके पाथ का लोकस है, जिस रास्ते से वो गया है। समझ गए? अरे बोलो। बहुत अच्छे। अभी क्या है कि थोड़ा इमेजिन करना तो समझ में आएगा। मान लो ये पूरा का पूरा व्हाइट बोर्ड ना वाटर का अपर सरफेस है। अब बोलो टिका कैसे है? तो गिर जाना चाहिए ग्रेविटी से। तो फालतू नहीं मानना, इमेजिन उतना ही करें जितना इमेजिन करवाया जा रहा है। तो ऐसा सरफेस है, बस हम उसे ऐसे देख रहे हैं, राइट है, मतलब ऐसा ही है, बस हम ऐसे हो गए। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? बहुत अच्छे। तो ये वाटर का सरफेस है और आपने यहाँ पर पत्थर फेंका बीच में यहाँ पर, तो क्या होगा? जो वहाँ के वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो नीचे की तरफ दबेंगे, पर वो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने अगल बगल वाले मॉलिक्यूल से भी कनेक्टेड हैं। कौन से फोर्स? कोहेसिव फोर्स, जानते हो आप, वंडर वॉल फोर्सेस। तो वो अकेला तो नीचे जाएगा नहीं, जो सोर्स है वो आसपास के पार्टिकल्स को भी खींच के नीचे लेकर जाएगा, राइट है। अब आपने वहां पर कितनी एनर्जी दी है वो बताएगा कि वो जो वाटर का सरफेस पे मॉलिक्यूल बैठा था वो कितने नीचे जाएगा। और जहां जब वो अपनी एक्सट्रीम वैल्यू पे पहुंच जाएगा, अपने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे पहुंच जाएगा, तो क्या वहां पे रुक जाएगा? तो नहीं है, उसकी इलास्टिसिटी उसे वापस खींचेगी, राइट है। इलास्टिसिटी की वजह से वो वापस आना चालू होगा, पर अब इस पोजीशन पे रुक नहीं पाएगा बिकॉज ऑफ इनर्शिया। अब वो इनर्शिया उसे ऊपर की तरफ धक्का देगा, राइट है। फिर वो जितना नीचे गया है उतनी एक्सट्रीम पर ऊपर जाएगा। समझ रहे हो ना बात को? यहां पहुंच जाएगा, इलास्टिसिटी वापस खींचेगी। मतलब क्या है कि मैंने पहले भी बताया था कि ऑसिलेशन होने के लिए दो कंडीशन की रिक्वायरमेंट है। जिस भी मीडियम में आप चाहते हो कि ऑसिलेशन हो, वहां पर दो प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है, एक इनर्शिया और दूसरा इलास्टिसिटी, राइट है। तो जहां वेव्स बननी है, कौन सी वेव? मैकेनिकल वेव, वहां पर भी दो प्रॉपर्टी की होने की जरूरत है। और वो कौन सी दो प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी और। क्यों ऐसा? क्योंकि भाई मल्टीपल पार्टिकल ऑसिलेट करके ही तो वेव बनाते हैं,
अरे हाँ या ना। तो अगर ऑसिलेशन हो रहा है उसके अंदर, उसके पार्टिकल ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब उसके अंदर वेव बन सकती है या फिर बनेगी, राइट है। तो ये जो सोर्स वाला पार्टिकल है इसने ऑसिलेट करना चालू कर दिया, अब ये अपने ऑसिलेशन धीरे धीरे ट्रांसफर करेगा बाहर की तरफ। अरे बोलो, वो एनर्जी प्रोपोगेट करेगी आगे की तरफ, और कैसी फॉर्म ले लेगी, सर्कल की फॉर्म में आगे की तरफ जाएगी ना। अब आप बोलोगे कि कुछ डॉट बनाए हैं मैंने और कुछ बोल्ड में सर्कल बनाए हैं, क्या कॉज हो सकता है इसका? हाँ बहुत बढ़िया। अगर आप देखोगे तो ये ऐसा होगा, क्रस्ट और ट्रफ, क्रस्ट और ट्रफ, मतलब मैंने वेव्स चल रही थी सरफेस के ऊपर और मैंने किसी भी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे समय को रोक दिया। अगर समय रुका हुआ है और आप वाटर के अपर सरफेस को देख रहे हो, तो मान लो जो बीच वाला एरिया है उस पर क्रस्ट बना हुआ है, तो बगल में ऐसे ट्रफ बना होगा, फिर आगे जाओगे तो फिर क्रस्ट बना होगा, फिर ट्रफ बना होगा, राइट है ना। जहां क्रस्ट बना होगा वहां के सरफेस के मॉलिक्यूल अपनी एक्सट्रीम पर बैठे हुए हैं, अपर एक्सट्रीम पर बैठे हुए हैं। जहां ट्रफ बना है वहां मीन पोजीशन के पार्टिकल अपनी लोअर एक्सट्रीम पर बैठे हुए हैं। सही बात है। और ऐसा केवल यहां पर नहीं है, यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है। समझ में आ रहा है कहां भी है? ये क्या कह रहा हूं मैं, कि मतलब अगर मैं सोर्स से राइट साइड में गया एक्स डिस्टेंस अवे, सोर्स से राइट साइड में गया एक्स डिस्टेंस अवे, तो मेरे को एक पार्टिकल अपने क्रस्ट पे बैठा मिलता है। समझ गए? अब मैं सोर्स से फिर से एक्स डिस्टेंस अवे जा रहा हूं, पर डायरेक्शन चेंज कर दी मैंने, पहले मैं इधर गया था, मैं इधर गया हूं। ठीक है, क्या मेरे को उसी पोजीशन पे पार्टिकल मिलेगा जिस पोजीशन पे ये मिला था? अरे बोलो, इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पक्की बात है। आप इस सोर्स से किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाओ, अगर आपने डिस्टेंस कवरिंग सेम रखी है ना, तो आपको पार्टिकल हमेशा उसी फेज में मिलेगा जिस फेज में पहला पार्टिकल मिला था। अरे हाँ या ना, क्योंकि यहाँ जो क्रस्ट बना है वो पूरे में सर्कल में बना हुआ है और आप सेम डिस्टेंस अवे जा रहे हो हर डायरेक्शन में। सही बात है। और अभी आपने डेफिनेशन में क्या लिखा? डेफिनेशन में लिखा है, सुनो मेरी बात, कि एक कॉन्टिन्यूअस लोकस है ऐसे सारे पार्टिकल्स का जो सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, मतलब जिनकी पोजीशन भी सेम है और साथ साथ डायरेक्शन ऑफ मोशन भी सेम है। अगर आप ध्यान से देखोगे, मान लो वाटर रिपल्स आपके सामने है, आपको मैंने पेंसिल दे दी, इसके ऊपर पेंसिल चलाओ, पर पेंसिल ऐसी शेप में चलाना, उन सारे पार्टिकल्स पे पेंसिल चला दो जो पार्टिकल सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं। आई बात समझ में? तो आपने एक पार्टिकल के ऊपर पेंसिल रखी, अब ये पेंसिल उस डायरेक्शन में मूव करनी चाहिए जिसमें अगला पार्टिकल जो हो वो उसी फेज में हो जिस फेज में पिछला पार्टिकल था। अगर आप सोर्स की तरफ चले गए तो फेज बदल जाएगा। अरे हाँ या ना, जैसे एक क्रस्ट पे बैठा हुआ है, आप आगे जाओगे तो पार्टिकल नीचे आने लगे। सही बात है। दूर जाओगे तो भी पार्टिकल नीचे आने लगे। मैं उसके जस्ट पड़ोसी पार्टिकल पे जा रहा हूं, क्योंकि वो क्रस्ट पे बैठा है तो उसका पड़ोसी भी क्रस्ट पे ही बैठा है। अरे हाँ या ना, फिर उसके पड़ोसी, और जब मैं सबको मिलाता जाता हूं तो मेरे को एक सर्कल मिलता है। नहीं आई बात समझ में? पक्का आ गई? तो यही लिखा है आपने डेफिनेशन के अंदर, कि कॉन्टिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल सच पार्टिकल्स विच आर ऑसिलेटिंग इन द सेम फेज। राइट है? समझ गए? लिखो टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। इन वेव फ्रंट को दोबारा पढ़ोगे आप क्लास 12th में डिटेल में। अभी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक डाल दें, साउंड वेव्स। ये भी लिख लो, longitudinal waves which produce a sensation of hearing are called sound waves. longitudinal wave, साउंड वेव longitudinal होती है ना, मैकेनिकल है, और मैकेनिकल का भी कौन सा पार्ट है? longitudinal है, राइट है। longitudinal wave which produce a sensation of hearing, sensation of hearing are called sound waves. साउंड चैप्टर में आपने ये
मतलब 9th क्लास में इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, पर उस पता है मेरे को, पर फिर भी ये सुना ही होगा, 100% है कि फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग। अरे भाई, साउंड ऊर्जा का वो रूप है जो आपको सुनने की क्षमता देता है, राइट है। यहाँ पर हमने क्या लिखा है वैसा ही लिखा है, बस एनर्जी ना कह के हमने क्या है कि मतलब ट्रैवल तो एनर्जी ही करेगी, पर किस तरीके से ट्रैवल करेगी, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में ट्रैवल करेगी, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन की फॉर्म में ट्रैवल करेगी। अभी मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हो क्या रहा है, मैं हवा फेंक रहा हूँ, कहने का सेंस क्या है, वाइब्रेशन क्रिएट कर रहा हूँ। यहाँ पे वोकल कॉर्ड लगा हुआ है जिसमें से एयर निकल रही है, छोटी छोटी कैपिलरी है उसके अंदर, पतली पतली ट्यूब है, जब हवा तेजी से निकलती है तो वो वाइब्रेट करते हैं, सही बात है ना। और ये वाइब्रेशन मेरे मुंह के पास की एयर को भी वो वाइब्रेशन उसमें ट्रांसफर होते हैं। वाइब्रेशन का मतलब है कि साउंड क्रिएट हो गया, साउंड कुछ नहीं है वाइब्रेशन के अलावा। आपका दिमाग इन वाइब्रेशंस को ही समझ रहा है जो मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं, जो वाइब्रेशन इस टाइम पे मैं पर्टिकुलर क्रिएट कर रहा हूं, तुम्हारा दिमाग वही सेंस कर रहा है और इसी को साउंड बोल रहा है। नहीं आई बात समझ में? साउंड प्रोड्यूस कर दिया, अब साउंड को शेप देने का काम होता है इस मुंह का, ये जो सुंदर से चेहरे में लगा हुआ है, राइट है, तो पता ही है आप लोगों को, पढ़ाइए बचपन में। आप मित्र पा बोलो पा, पर ये होंठ आपस में ना टकराएं, होंठ नहीं टकराने चाहिए। अब बोल पा, ओ फालतू हरकतें नहीं। जो आपकी जीभ है वो अपर जॉ से नहीं टकरानी चाहिए, और आपको बोलना है ता, बोलो। हाँ अच्छा, जीभ अपर जॉ के मतलब उस पे सरफेस से ना टकराए, बोल के दिखाओ। नहीं हो सकता ना, मतलब ये क्या कर रहे हैं हम, जो साउंड निकल रहा है उसको शेप दे रहे हैं, राइट है। और उसके बाद क्या होता है आपको पता है, ये वाइब्रेशन तीनों डायमेंशन में हर डायरेक्शन में चले जाएंगे, फिर आपके पास जो रिसीवर लगे हुए हैं वो उसको रिसीव करेगा, सही बात है। रिसीवर मतलब क्या, रिसीवर मतलब ईयर ड्रम। सबसे पहला है ये पिन्ना, कैनल नहीं पिन्ना, इसका काम है उस जो वेव्स आसपास प्रोड्यूस हो रही हैं उसे कलेक्ट करना। अरे बोलो, इसका काम यही है, ये सरफेस एरिया बढ़ाता है, सरफेस एरिया बढ़ाएगा कलेक्ट ज्यादा होंगी, हाँ क्या एंटीना। और उसके बाद सुनो, ये कैनल्स में भेज दी जाएंगी, एयर कैनल में। अंदर लगा हुआ है ये ड्रम, जब ये वाइब्रेशन उस पर टकराएंगी तो वो ड्रम उसी फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेगा जिससे साउंड जाएगा, राइट है ना। उसके बाद आपने पढ़ा हो, नहीं है मेरे को पता है तुमने नहीं पढ़ा है, वो 3 बोन लगी होती हैं जो इसको एम्पलीफाई करती हैं इन वाइब्रेशंस को। फिर वो सर्कल सर्कल सा स्ट्रक्चर होता है, वो कोकिला, जिसके अंदर लिक्विड फिल होता है, और छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, सिग्नल को ब्रेन में ट्रांसफर करते हैं, तो पता लगता है इन वाइब्रेशंस के माध्यम से इंसान क्या कहना चाह रहा है, कैसा साउंड है कैसा नहीं है, यही पूरा स्ट्रक्चर है, सही बात है, पढ़ा है। तो इसका मतलब समझ में आ गया, पिन्ना का क्या काम है, क्या काम है। हाँ, तो इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा वृद्ध अवस्था में जब लोगों को सुनाई नहीं देता या सुनने की क्षमताएं क्षीण होने लगती हैं, तो वो कई बार ऐसे करते हैं कि हाँ है क्या कह रहे थे, देखा है आपने। अब ये एक्ट करने का क्या मतलब है उनका, पिन्ना के साइज को बढ़ा देना, ज्यादा साउंड वेव्स कलेक्ट करना, क्योंकि उतने से काम चल नहीं रहा, राइट है ना। साउंड उतना ही है, वेव ज्यादा कलेक्ट हो गई ना गधे, तो क्या हो गया, उसमें ही ज्यादा वेव्स जाएंगी अब। अरे कमाल है, हम माइक उसमें टेलीस्कोप में लेंस बड़ा क्यों लगाते हैं, लाइट तो उतनी ही आ रही है, लेंस बड़ा इसीलिए लगाते हैं ताकि नंबर ऑफ लाइट रे ज्यादा कलेक्ट हो, जितनी ज्यादा कलेक्ट होंगी इमेज उतनी शार्प बनेगी, सही बात है ना। अब बोलो आंखें तो वही हैं, वही आंखें कैसे देख लेंगी, इतना दिमाग नहीं चलाना, समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं। अभी देखो मैं इसी इंटेंसिटी से लगातार बोल रहा हूं और इसी इंटेंसिटी से बोलता रहूंगा, भरोसा रखें। पर आपको करना क्या है, चेक करना है पिन्ना का साइज बढ़ा के और हटा के कि साउंड में कोई डिफरेंस आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। और ऐसे बढ़ा रहे हैं ऐसे, अरे इसमें से निकल जाएगा,
कैसे बच्चे भाई, उंगलियां यूं करो, है ना, और कान के पीछे यूं लगाओ, और उसके बाद बताओ कि साउंड में कोई डिफरेंस फील हो रहा है, लगाओ हटाओ लगाओ हटाओ, फर्क फील होता है ना। हाँ, ऐसे करने पे शायद आपको साउंड ज्यादा क्लियर लग रहा होगा और हटाने पे कम हो रहा होगा, है ना। बहुत बढ़िया। नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा, मगर इसमें समझ रहे हो ना क्या हो रहा है, ये वेव ज्यादा कलेक्ट हो रही है। अद्भुत, बहुत बढ़िया समझ रहे हैं आप। गाना गाएं, बहुत बढ़िया। तो साउंड क्या है, राइट है, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, इट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ लॉन्गिट्यूडनल मैकेनिकल वेव्स। मेरे पास में जो एयर है, मैं सुन लो, वो कंप्रेस होती हैं, फिर वो रिलैक्स होती हैं, रिलैक्स होती हैं तो आगे वाले पार्ट को कंप्रेस करती हैं, और ये कंप्रेशन और रेयरफेक्शन आगे की तरफ ऐसे ट्रेवल होता हुआ जाता है, पिना कैच करता है, आगे की कहानी तुम्हें पता है। ऐसे ही तो चलता है ना साउंड। पर आपको ये भी पता है कि हम सारी फ्रीक्वेंसी के साउंड नहीं सुन सकते। ह्यूमन ऑडिबल रेंज आप जानते हैं, 20 हर्ट्ज टू, हाँ 20,000 हर्ट्ज, राइट। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज। आप इससे नीचे का साउंड, आप इससे ऊपर का साउंड, दिस इज ह्यूमन ऑडिबल रेंज। अगर इस फ्रीक्वेंसी से नीचे का साउंड है तो हम उस साउंड को बोलते हैं इंफ्रासोनिक साउंड। इंफ्रासोनिक जानते हो। और हमारी ऑडिबल रेंज से, हाँ 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 हाँ, इतना तो बता, अभी तुम्हें बताता हूं मैं। मतलब जरा सा कुछ पता लग जाए तो उसके बाद, आजकल पांव जमी पर नहीं टिकते मेरे। सवास। इंफ्रासोनिक इंसान नहीं सुन सकते, किंतु कुछ जानवर सुन सकते हैं। पहले भी बताई हुई है बातें, ये बातें पहले बताई हुई है। हाँ बोलो, झूठ नहीं बोलते। अरे इंफ्रासोनिक साउंड ह्यूमन नहीं सुन सकते, कुछ जानवर सुन सकते हैं, लाइक कुत्ते, डॉग्स वगैरह, राइट है। सुनो भाई सुनो, जब वो टेक्टोनिक प्लेट्स टकराती हैं, भूकंप आना होता है, तो उस साउंड को इंसान नहीं सुन सकता क्योंकि वो इंफ्रासोनिक है, पर जानवर सुन लेते हैं। फिर वो अजीब बिहेवियर करते हैं, भौंकेंगे वौकेंगे, चिल्लाएंगे, इधर उधर जाएंगे, गलियों में कुत्ते भौंकने लगेंगे, राइट है ना। बहुत बढ़िया। मैंने शायद ये पहले भी बताया हुआ है कि जापान में कोई एक एरिया था जो एनिमल के अजीब बिहेवियर को देखते हुए खाली करा लिया गया था, है ना। फिर बाद में वहां पर अच्छे खासे स्केल का अर्थक्वेक आया तो काफी ज्यादा सेफ्टी हो गई। सही बात है। हाँ, तो उनको भी इतना इग्नोर नहीं करना चाहिए। कभी कुत्ते उत्ते भौंक रहे हो तुम बोले काहे भौंक रहा है, ले रोटी खा। अच्छा बस। अच्छा, अल्ट्रासोनिक भी जानते हो। अल्ट्रासोनिक वेव्स का इस्तेमाल कौन करता है। अच्छा ये मैं बताता हूँ, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा, आपने सोनार पढ़ा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, लॉन्ग डिस्टेंस मेजर करने का एक तरीका, दुश्मन के जहाज पनडुब्बी वगैरह का पता लगाने का एक तरीका, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव्स यूज होती है, राइट है। अब ये पढ़ के आए हो तो इस पे डिटेल में तो क्या ही जाना। अल्ट्रासाउंड के बारे में और पढ़ा है आपने कि बॉडी टिश्यू की पिक लेने में यूज में आता है ना। प्रेग्नेंट लेडी बच्चे के हेल्थ के बारे में जानने के लिए, किसी का अल्ट्रासाउंड हुआ है कभी। हाँ तो पहले भी मतलब पता होगा आपको, पहले बताया है मैंने। वो अजीब सी छोटी सी मशीन होती है, पहले वो जेल लगाते हैं ठंडी ठंडी, है ना, फिर वो बॉडी पे अल्ट्रासाउंड वेव्स फेंकते हैं, वो जाएंगे टिश्यू से टकराएंगे, वापस आएंगे, इमेज बना लेंगे उसके अकॉर्डिंग। सही बात है ना। बहुत अच्छे। बाकी कुछ मछलियां वगैरह भी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करती हैं कम्युनिकेट करने के लिए। बैट का एग्जाम्पल पढ़ा होगा आपने, वो अपने शिकार पकड़ते हैं, ऐसे वेव जाती है, टकरा के वापस आ जाती है, इतनी दूर है जाके, समझ गए आप। बहुत बढ़िया। तो अल्ट्रासोनिक वेव्स क्या है वो भी समझ गए, इंफ्रा क्या है वो भी समझ गए, बहुत अच्छे, शाबाश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। ये ह्यूमन ऑडिबल रेंज है, इससे नीचे इंफ्रा, इससे ऊपर अल्ट्रा, ठीक है। और लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में चल रहा है, लॉन्गिट्यूडनल वेव की फॉर्म में चलेगा तो मैं डिफरेंस बता रहा था तो याद करो, मैंने कहा था इसमें प्रेशर डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं। जहां कंप्रेशन क्रिएट होगा वहां प्रेशर हाई, जहां रेयरफेक्शन क्रिएट होगा वहां प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला डेल्टा पी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। इस फॉर्म में आपकी वेव चलने वाली है, लॉन्गिट्यूडनल वेव। देखो अगर कहीं साउंड के ही प्रोपगेशन में इक्वेशन ऐसे लिखी हो ना, y इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो ये y जो है इसे डिस्प्लेसमेंट और a को एम्पलीट्यूड नहीं समझना, हमें क्या समझना है, ये y ना इंस्टेंटेनियस प्रेशर का डिफरेंस है और a क्या है, उसी प्रेशर डिफरेंस की मैक्सिमम वैल्यू है। जैसे हम अगर मैं वेव बनाऊं, अरे बोलो, आप बोलोगे कि सर ये है एम्पलीट्यूड है, और अगर इससे आगे पीछे कहीं भी देखें तो ये इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है, यही बढ़ते बढ़ते एम्पलीट्यूड पे चला जाता है और फिर ये कम होते होते जीरो भी हो जाता है, फिर ये नेगेटिव में भी बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगा और कम होते होते जीरो, ऐसी चलती है कहानी। सही बात है, पर ये बात किसकी हो रही है, ये तो ट्रांसवर्स वेव है। अरे तो ट्रांसवर्स है, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट वेव के प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर, पर बात तो साउंड की हो रही है। अपन ने जो इक्वेशन निकाली है ये तो ट्रांसवर्स की निकाल रखी है, राइट है, पर हमें पढ़ना किसको है, लॉन्गिट्यूडनल को। तो करें क्या, अब हम देख रहे हैं चल तो वेव की फॉर्म में ही रही है। अगर आप ध्यान से देखो, मान लो यहाँ पे कंप्रेशन क्रिएट हुआ है, कंप्रेशन मतलब ये वाला एरिया कंप्रेशन वाला है, समझ गए, फिर यहाँ रेयरफेक्शन है, फिर कंप्रेशन है, फिर रेयरफेक्शन है, ऐसे ही चलेगी ना, बोलो, अरे मुंह चला लो राक्षसों, जब तक नाम ना लो पहचानते नहीं हो किससे बात हो रही है। हुआ क्या कि मान लो कोई भी ऐसे कोई एक स्ट्रक्चर है जो कॉन्टिन्यूसली बहुत हाई स्पीड से आगे पीछे मूव कर रहा है, राइट है, तो वो कंप्रेशन क्रिएट करता है और वही कंप्रेशन आगे की तरफ ट्रेवल होके जाता है, ऐसी चलती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। अगर आप कंप्रेशन में देखोगे तो ये वो वाला रीजन होगा जहां पर ना प्रेशर सबसे ज्यादा होगा, मॉलिक्यूल सबसे पास होंगे। आप जैसे जैसे रेयरफेक्शन की तरफ मूव करोगे प्रेशर डिफरेंस कम होने लगेगा। अरे हाँ ना, रेयरफेक्शन के सेंटर में आपको प्रेशर की वैल्यू सबसे कम मिलेगी, इससे आगे जाओगे प्रेशर फिर से बढ़ने लगेगा और कंप्रेशन के सेंटर पे जाके फिर से हाई हो जाएगा। अरे हाँ ना, तो ऐसा ही हो रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, मतलब प्रेशर का जो वेरिएशन है वो ट्रांसवर्स नेचर का ही है। प्रेशर का वेरिएशन देखो ना, अगर ये जो ग्राफ है ये एक्चुअली में प्रेशर का ग्राफ है डिस्टेंस के साथ, किसी एक इंस्टेंट पे, कि आप मान लो एक्स एक्सिस पे आगे जा रहे हो, प्रेशर अभी बहुत ज्यादा है, कम होगा बहुत कम हो जाएगा, फिर बढ़ेगा नेचुरल मतलब जो नॉर्मल वैल्यू है वो भी होगी, फिर और बढ़ेगा पीक पे जाएगा। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं मैं? तो एक्स पे जैसे जैसे आगे जाओगे तो जीरो से प्रेशर बढ़ेगा, पीक पे जाएगा। समझ में आया? तो चलता तो ये प्रेशर के डिफरेंस की फॉर्म में है, पर प्रेशर के चेंज होने का जब हम नेचर ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो साइनोसोडियली ही चेंज हो रहा है, साइन वेव की तरह ही चेंज हो रहा है, ट्रांसवर्स नेचर को फॉलो करते हुए बदल रहा है। अरे हाँ या ना, आप इमेजिन करो इस रूम के अंदर वेव चल रही है लॉन्गिट्यूडनल, यहां पर कंप्रेशन बना और आपने समय रोक दिया, यहां कंप्रेशन बना हुआ है, ये एरिया रेयरफेक्शन का है, फिर कंप्रेशन का एरिया आया है, फिर रेयरफेक्शन का है। कंप्रेशन में प्रेशर बहुत हाई है, आप कंप्रेशन से रेयरफेक्शन की तरफ मूव करोगे, प्रेशर की वैल्यू कम होने लगेगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होने लगेंगे। अरे हाँ या ना, और उसके बाद एक डिस्टेंस ऐसा आएगा जहां नॉर्मल नेचुरल प्रेशर होगा जिसमें वो पहले था जब उसमें वेव नहीं चल रही थी, मतलब कि चेंज कितना, जीरो। अरे बोलो, यहां पर हो आप, यहां पर चेंज जीरो। अब आप और आगे जाओगे तो प्रेशर और रिड्यूस होने लगेगा, रेयरफेक्शन सबसे लोएस्ट वैल्यू मिलेगी आपको, फिर आगे जाओगे तो वैल्यू बढ़ने लगेगी नेचुरल कंडीशन में आ जाएगी।
उसके बाद आप फिर किसकी तरफ मूव करोगे, कंप्रेशन की तरफ करोगे, प्रेशर बढ़ेगा और बढ़ते हुए अपनी पीक पर आएगा और फिर कम होते हुए तो कभी हम ऐसा ग्राफ देखें साउंड की टर्म में तो समझ जाना ये प्रेशर की टर्म में बनाया हुआ ग्राफ है, इसलिए ट्रांसवर्स नेचर को शो कर रहा है। तो इसलिए हमने इक्वेशन को भी देखो प्रेशर की टर्म में लिखा है, डिस्प्लेसमेंट की टर्म में नहीं लिखा। और यही रीजन है मेरा ये कहने का कि अगर कहीं पर ये ऐसी इक्वेशन मिले तो समझ जाना यहां पर y डिस्प्लेसमेंट का एम्पलीट्यूड नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नहीं है, यहां पर y क्या है, चेंज इन प्रेशर है, चेंज इन प्रेशर है। और a क्या है, चेंज इन प्रेशर की मैक्सिमम वैल्यू है कि मैक्सिमम कितना चेंज हो रहा है, प्रेशर के चेंज का एम्पलीट्यूड है। राइट है ना, समझ गए, बहुत अच्छे। लिख लो इस इक्वेशन को भी। देखो ये सारे फॉर्मूले हैं आपके स्पीड ऑफ वेव निकालने के, चाहे वो ट्रांसवर्स में हो या फिर, और इन फॉर्मूलों को आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे फॉर्मूले सेम ही पैटर्न पे हैं। सर न्यूटन जी ने बहुत पहले बता दिया था कि अगर वेव के प्रोपगेशन की स्पीड निकालनी है तो फॉर्मूला होगा अंडर रूट ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन में डेंसिटी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी अपॉन, और ध्यान से देखो सारे फॉर्मूले वही हैं। अब बोलो नहीं यहाँ तो डेंसिटी नहीं है, अबे बात एक स्ट्रिंग की हो रही है, स्ट्रिंग की डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट लेंथ ही है, क्योंकि उसमें मास लेंथ वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है। अरे हाँ है ना, बहुत बढ़िया। तो अपने को तो मेन लॉन्गिट्यूडनल वेव, क्योंकि साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, और वो भी चलेगी किसमें, हमें गैसेस में पढ़ना है, तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला ये रहने वाला है। इसका मतलब ये नहीं है ये नहीं रहने वाले, पता ये भी होने चाहिए आपको, राइट है। तो सर आइजैक न्यूटन ने साउंड की स्पीड निकालने के लिए ये फॉर्मूला बहुत पहले ही बता दिया था कि इस फॉर्मूले का यूज करो और साउंड की स्पीड निकाल लो। पर दिक्कत क्या है कि जब ये फॉर्मूला बताया तो साउंड की स्पीड हमें उससे पहले से ही पता थी, फिर फॉर्मूला क्यों बता रहे हैं। अरे मैथमेटिकली कैसे निकलेगा, प्रैक्टिकल करके तो कुंडल्स ट्यूब आती है, उससे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे पता लग जाता है, शायद यही नाम है, ठीक है ना, कि साउंड की स्पीड अरे सुनो ना भाई क्या है। पर दिक्कत यह है कि जब इस फॉर्मूले का यूज करते हुए, पहली बात तो बल्क मॉड्यूलस कैसे पता लगाएंगे गैस का, तो वो निकालेंगे हम, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आगे जब हमने साउंड की स्पीड वगैरह निकाली तो उसमें कुछ एरर भी आए थे, कुछ दिक्कतें आई थी जिनका करेक्शन किया था सर लैपलेस ने। और यही टॉपिक है अपनी अगली क्लास का, न्यूटन्स लॉ एंड लैपलेस करेक्शन। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही रखें, ये फॉर्मूले बढ़िया तरीके से देख के आना, इस टॉपिक की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट क्लास से, ठीक है। फूट लो।